हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्रैश कोर्स है उसको उसकी रेगुलर बेसिस पे क्लासें अपलोड कर रहा है। तो आज उसी क्लास की उसी सीरीज के अंदर आज एक और कड़ी जोड़ते हैं और चलते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे सीओपीडी के बारे में। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो देखा था वो देखा था कि एम्फाइसीमा के सीओपीडी के बारे में हमने देखा था कि सीओपीडी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिए थे कि सीओपीडी क्या होता है, किस प्रकार से उसके अंदर मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सीओपीडी के बारे में देखा। साथ के साथ हमने देखा कि सीओपीडी के अंदर दो डिजीजेस इंक्लूडेड की गई थी। कौन कौन सी दो डिजीज इंक्लूड की गई थी? एक तो इंक्लूड की गई थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी इंक्लूड की गई थी एम्फाइसीमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स यहाँ पर यही है कि यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा आता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो क्या होता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो हमने ये एमसीक्यू डिजाइन कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मोस्ट कॉमन कॉजेज के बारे में देखा था, जिनमें हमने देखा था कि स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कॉज कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था एम्फाइसीमा के बारे में। तो एम्फाइसीमा का मतलब है एक वेल नोन मीनिंग मान लो, या फिर एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर मीनिंग होता है। वो क्या होता है? वो मीनिंग वो होता है इसका परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का इसमें क्या होता है? परमानेंट डायलेशन हो रहा है। परमानेंट डायलेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इरिटेंट होने की वजह से जो एल्वियोलाई है उसकी वाल है उसके अंदर भी डैमेज होती जा रही है। वो वॉल डैमेज हो रही है, उसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया मिल रहा था, जो गैस एक्सचेंज के लिए जो कैपिलरीज थी, जो कि अराउंड किसके अराउंड थी? चारों तरफ थी। किसके चारों तरफ थी? एल्वियोलाई के चारों तरफ थी। अब वहां पर एल्वियोलार वाल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से उन कैपिलरीज को जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया मिल रहा था, वो सरफेस एरिया क्या हो गया? वहां पे कम हो गया। और वो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है? डेड स्पेस है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो स्टूडेंट, पहली उसकी डेफिनेशन के अंदर आप लोगों के साथ एमसीक्यू आ सकता है कि एम्फाइसीमा का मीनिंग क्या होता है। सीधा अगर सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर कोई पूछे तो एम्फाइसीमा का मीनिंग क्या होता है। दूसरा, अगर कोई पूछे कि डेड स्पेस क्या होता है, और वो ये भी मतलब एग्जामिनर है वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिस डिसऑर्डर के अंदर लंग्स के अंदर डेड स्पेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो डेड स्पेस किस में होता है? एम्फाइसीमा के अंदर। याद रखने की बात है कि एम्फाइसीमा के अंदर जो डेड स्पेस होता है, लंग्स के अंदर जो डेड स्पेस होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और अब यहाँ पर एक बात आती है कि डेड स्पेस होता क्या है? डेड स्पेस होता क्या है? तो डेड स्पेस वो स्पेस है जहां पर कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता है। डेड स्पेस लंग्स के अंदर डेड स्पेस क्या है? कि वहां वो एरिया जहां पर गैस एक्सचेंज है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो एरिया क्या कहलाता है? डेड स्पेस एरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हुआ था, जो इस पॉइंट में हमें जो बताया गया वो है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था भाई कंटिन्यूअसली इरिटेशन की वजह से एम्फाइसीमा, पहले तो एम्फाइसीमा होगा मतलब एम्फाइसीमा मतलब परमानेंट डायलेशन। एम्फाइसीमा का मतलब हुआ परमानेंट डायलेशन, परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई, परमानेंट डायलेशन ऑफ एल्वियोली। उसके बाद क्या हुआ? पहले डायलेशन हो गया, डायलेशन के बाद क्या हो गया जी? डायलेशन के बाद क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलार वाल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलार एल्वियोलार वाल। एल्वियोलार वाल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका डिस्ट्रक्शन हुआ? एल्वियोलाई की जो वॉल थी उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। अब उसका डिस्ट्रक्शन हो गया ना स्टूडेंट, तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ? उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ? जो सरफेस एरिया था, जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज, फॉर द गैस एक्सचेंज, सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज इज डिक्रीज। अब वो जो वॉल डिस्ट्रक्ट हो गई, सपोज इट ये कोई वॉल है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होना है, और ये यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? कैपिलरीज की एक लेयर बनी हुई है। अभी मान लीजिए कैपिलरीज का क्या है? यहाँ पर एक नेटवर्क बना हुआ है। मैं अगर इस वॉल को डैमेज कर दूं, बीच बीच में से कहीं ना कहीं से बीच बीच में से इस वॉल को डैमेज कर दूं, तो जो सरफेस एरिया देखोगे आप कि यहाँ पर देखना,
ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप येलो कलर का, वो एरिया क्या है, वो एक डेड स्पेस में कन्वर्ट हो गया। वो क्या हो गया, एक डेड स्पेस में कन्वर्ट हो गया है। ये क्या है, डेड स्पेस। डेड स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। डेड स्पेस का मतलब यहाँ पे गैस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। एल्यूलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, उसके अंदर कैपिलरीज है, और गैस का एक्सचेंज क्यों हो रहा है, प्रेशर के चेंजेस की वजह, डिफ्यूजन की प्रोसेस होने की वजह से। ठीक है, अब ये जो कंडीशन आई है, जहां पर येलो कलर के डॉट्स मैंने दिखा करके आप लोगों को समझाया है कि किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन ऑफ वॉल होने की वजह से, एल्यूलाई की वॉल है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। अब वो डिस्ट्रैक्शन हुआ, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आपका जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि डिफ्यूजन कब पॉसिबल होगा, जब कैपिलरी का जो बेड है या एल्वियोलाई की वॉल और कैपिलरी की वॉल है जब आपस में अटैच रहेंगी, तब जाकर के वहां पे डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगी। तब जाकर के डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अब डिफ्यूजन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोक्सीमिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है टर्मिनोलॉजी की, कि सबसे पहले क्या होगा पेशेंट के अंदर, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मीनिंग क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सीमिया का मीनिंग क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस वजह, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये कंडीशन अगर बढ़ जाती है, जैसे जैसे मान ली हाइपोक्सीमिया हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो डेफिनेट है कि CO2 का लेवल क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे इंक्रीज होगा। किसका लेवल इंक्रीज होगा, CO2 का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए दूसरी स्टेज में इसमें क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है वो भी ऑल्सो इम्पेयर्ड, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो डेड स्पेस एरिया है वो बढ़ चुका है। डेड स्पेस मतलब जो सरफेस एरिया था, जो सरफेस एरिया था किस चीज के लिए, जो गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और सरफेस एरिया कम होने की वजह से स्टूडेंट आप देखोगे कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जितना ऑक्सीजन का एक्सचेंज कम हुआ है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना भी कम हो जाएगा। CO2 तो कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर बन रही है, और बॉडी क्या कर रही है, बॉडी टिश्यू से वो ब्लड के अंदर चली गई। अब वहां पर क्या हो रहा है, CO2 का एलिमिनेशन इम्पेयर्ड हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का आउटपुट है वो दोनों इम्पेयर्ड हो गए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब ये कंडीशन किस कंडीशन की तरफ जा रही है, देखना समझाता हूं आप लोगों को। ये जो कंडीशन है वो लेकर के जा रही है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इम्पेयर्ड डिफ्यूजन, इम्पेयर्ड डिफ्यूजन इम्पेयर्ड हुआ, तो डिफ्यूजन के इम्पेयर्ड होते ही क्या हो गया, डिक्रीज गैस एक्सचेंज। गैस का जो एक्सचेंज है वो भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। अब गैस का एक्सचेंज कम हो गया, तो इसका मतलब है, यहां पर मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, O2 का इनपुट, इनपुट मतलब अंदर जाना, ठीक है, और CO2 का आउटपुट, किसका, CO2 का क्या रह जाएगा, आउटपुट। CO2 का क्या रह जाएगा, आउटपुट। CO2 का क्या रह जाएगा, आउटपुट रह जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है गैस इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब समझ लेना यहाँ पे CO2 का इनपुट और आउटपुट का मीनिंग क्या है, कि ऑक्सीजन तो अंदर नहीं जाएगी लंग्स से, ब्लड में नहीं जाएगी, और CO2 ब्लड से लंग्स में नहीं आएगी। ठीक है, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो गया, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हुआ, तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सिम्टम्स आएंगे, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आ जाएगी। हाइपोक्सीमिया का मीनिंग क्या हुआ, डिक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब यहाँ पर साथ साथ क्या हो रहा है, CO2 का एलिमिनेशन भी इम्पेयर्ड हो रहा है, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है या जो CO2 का लेवल है ब्लड के अंदर वो भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज CO2 लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल है वो भी बढ़ जाता है।
ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ गया। अब देखो दो कंडीशन हो गई, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं दूसरी कंडीशन को, सॉरी यहीं से लेते हैं अपन दूसरी कंडीशन को। यहाँ पर कंडीशन आ गई है दो, सॉरी दो कंडीशन अराइज हो जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, तो पहली कंडीशन आ गई है ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है इन ब्लड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोक्सीमिया। और दूसरा क्या कहेंगे, CO2 लेवल, वहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज CO2 लेवल, इंक्रीज CO2 लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या हो गया, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाए। अब इन दोनों कंडीशन, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, इन दोनों कंडीशन को आप याद कर देखो, इनको गौर से देखो और याद करो कहाँ के लिए इंडिकेशन कर रही है, देखो ठीक है। इनका हो गया, तो रिजल्ट डिक्रीज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल ब्लड गैस लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन, कंडीशन ए और कंडीशन बी, ये दोनों ऐसी कंडीशन है जो आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन लीड्स टू कहाँ जा रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये दोनों कंडीशन चली जाएंगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर भी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि COPD के पेशेंट के अंदर क्या सबसे ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है, कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक COPD का पेशेंट है, एक वार्ड में एडमिट है, आप उसकी केयर कर रहे हो, तो किस प्रकार का एसिड बेस बैलेंस उसमें सबसे कॉमनली देखने को मिल सकता है, तो कौन सा मिलेगा, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Respiratory acidosis is the most common complication. Respiratory acidosis is the most common complication for COPD patient. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ड्यू टू अबाउ कंडीशन, जो कंडीशन है मतलब अबाउ कंडीशन क्या हो गई है, अबाउ कंडीशन क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हाइपोक्सीमिया की कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन भी कम हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है वो अराइज हो गई है ड्यू टू अबाउ कंडीशन। अबाउ कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो भाई, बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। अब बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी। वो क्या करेगी, अब इस चीज को हाइपोक्सीमिया की कंडीशन, उसको ट्रीट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, पल्मोनरी सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कहाँ हो सकता है या किस रूट के थ्रू हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, बॉडी में किस तरीके से CO2 और ऑक्सीजन है वो इंटर कर सकते हैं। तो कहाँ से इंटर करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बॉडी क्या करेगी, और बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा ये सारी कंडीशन की वजह से, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है किसको बढ़ा देगा, पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मतलब है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर देखो, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और हाइपोक्सीमिया है। ठीक है, उन कंडीशन को मतलब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ज्यादा पंपिंग करेगा, ज्यादा पंपिंग करेगा तो उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अब पहले से कमी थी, डिमांड और बढ़ गई, तो इसका मतलब है CO2 का लेवल और बढ़ गया और ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड हाइपोक्सीमिया है और फर्दर इंक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सबसे उस डिमांड को पूरा करने के लिए पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है स्टूडेंट, वहां पे राइट वेंट्रिकल के
स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं। राइट वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पल्मोनरी डिसऑर्डर की वजह से अगर राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट के अंदर कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी चेंजेस हुए हैं, कोई भी इलनेस हुई है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोर पल्मोनेले, कोर पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी ये टर्म अब आप लोगों के सामने बोलता है तो आप अच्छे से शायद उसको एक्सप्लेन कर पाओ। इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा। याद रखना, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा, कोर पल्मोनेल। ठीक है, कोर पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसका, एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जी, ये ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट। एमसीक्यू आ सकता है, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आप लोगों के लिए एमसीक्यू छुपे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आप लोगों के लिए एमसीक्यू भर भर के एमसीक्यू छुपे हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक के दोनों पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह रहा है फिर भी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलते अपने नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। रिस्क फैक्टर की कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होने के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट वन है उसके अंदर स्मोकिंग, पहला तो है उसके अंदर स्मोकिंग। स्टूडेंट, स्मोकिंग है तो ये क्या करती है, एक्ट एज ए इरिटेंट, एज ए इरिटेंट फॉर एयरवे। जब भी कोई इंडिविजुअल स्मोकिंग करेगा तो वो स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक होगा वो जाकर के क्या करेगा, एयरवे को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एयरवे को क्या करेगा, वो क्या करेगा, एयरवे को स्टिमुलेटिंग इरिटेट करेगा। इरिटेट करेगा, वहां की जो गॉबलेट सेल्स है, वहां की जो एपिथेलियल सेल्स है, कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स को वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा। इरिटेट करने की वजह से वहां पर क्या होंगी, गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इरिटेट करेगा तो गॉबलेट सेल्स है उनका क्या हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब नंबर गॉबलेट सेल्स का इंक्रीज हो जाएगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, म्यूकस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है अगर किसी भी रीजन की वजह से, तो नैरोइंग ऑफ एयरवे आ जाएगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे, वहां पे आप लोगों को नैरोइंग ऑफ एयरवे देखने को मिलेगा। और नैरोइंग ऑफ एयरवे की वजह से वहां पर आपको पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया की कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या होंगी, देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इन केस ऑफ सीओपीडी। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सीओपीडी के पेशेंट को हमें क्या नहीं अलाउ करना है, स्मोकिंग के लिए कभी भी अलाउ नहीं करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो क्या कोज कर सकते हैं, सीओपीडी के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पेसिव स्मोकिंग। मैं आप लोगों को कल ही बता चुका था कि पेसिव स्मोकिंग बहुत, पेसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा डेंजरियस है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव स्मोकिंग की। एक्टिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या कर रहा है, स्मोकिंग करेगा। तो स्मोकिंग कर रहा है तो ये सिर्फ अपने आप को धुआं दे रहा है। ये पिएगा, पिएगा तो इसके फेफड़ों में ये धुआं चला जाएगा। इसने जलाया, जला करके इसने पीना शुरू कर दिया, जलाया जला के पीना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, अपने आप को सिर्फ जो पर्टिकुलर जो भी सिगरेट थी, बीड़ी, जो भी तंबाकू है, उसका धुआं उसके पास गया। ये थी इसकी एक्टिव स्मोकिंग। क्या थी, एक्टिव स्मोकिंग।
इसकी बात करते हैं अपन एक्टिव स्मोकिंग की। दूसरी अगर मैं बात करूं पैसिव स्मोकिंग की, पैसिव स्मोकिंग, तो पैसिव स्मोकिंग की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं तो अब क्या होगा, ये जो भाई साहब है ए नंबर के, जो भाई साहब है वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं। अब इन्होंने सबसे पहले स्मोक को अंदर लिया, फेफड़ों के अंदर गई, फेफड़ों के अंदर जाने के बाद ये क्या करेंगे, उस स्मोक को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। तो ए हमारा क्लाइंट नंबर बी, जो कि हमारा क्लाइंट है, बी नंबर का जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो बाहर खड़ा है इसके पास में। तो ये जैसे ही स्मोक छोड़ेगा, ये जैसे ही स्मोक को छोड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या करता है, स्मोकिंग को जैसे ही ये स्मोक को छोड़ता है, बाहर की तरफ छोड़ेगा, तो बाहर की तरफ छोड़ेगा तो क्या होगा, ये इसको इसको इनहेल करेगा, ये इसको इनहेल करेगा तो इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये जो नई इनहेलेशन के साथ जो गई है, इनहेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको इनहेल कर लेगा, inhale, inhale smoke that is, then inhale that is, exhale that is, exhale by the one who are actively smoking, who are actively smoking। जो एक्टिवली स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल कुछ जो स्मोक किया उसने उस स्मोक को बाहर छोड़ रहा है, तो और दूसरा कोई क्लाइंट बी है, वो क्लाइंट अगर उसी स्मोक को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पैसिव स्मोकिंग कहलाती है। अब पैसिव स्मोकिंग डेंजरियस कैसे है वो मैं बताता हूँ। पैसिव स्मोकिंग डेंजरियस इसलिए, इसने क्या किया, मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग की, इसने क्या पिया, सिगरेट पी, तो इसने ए वाले क्लाइंट ने जब सिगरेट पी थी तो इसने सिर्फ सिगरेट के अंदर जो टोबैको होता है या जो भी मटेरियल होता है, आई डोंट नो क्या मटेरियल होता है, लेकिन जो मटेरियल होता है वो मटेरियल इसने क्या किया, वो उसके जलने से जो स्मोक बना उसने अंदर लिया, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, जो सिगरेट के अंदर भरा हुआ जो मटेरियल था वो उसने अंदर लिया, ठीक है, उसका जो स्मोक था वो उसने अंदर लिया। लेकिन अब जो वो बाहर छोड़ेगा तो क्या क्या छोड़ेगा, स्मोक जो उसने पहले अंदर लिया था, ठीक है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जो उसके क्लाइंट ए की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहले से हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पहले से हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर छोड़ेगा। तब ये दोनों चीजें क्या होंगी, पैसिव स्मोकिंग के थ्रू क्लाइंट बी तक पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई डाउट तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग के थ्रू क्या होता है, ये जो स्मोक और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, क्लाइंट बी तक चले जाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी समझाने की, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर ये इम्यून सप्रेसिव पेशेंट है, इम्यून सप्रेसिव, इम्यून सप्रेसिव पेशेंट, अगर ये इम्यून सप्रेसिव पेशेंट है, तो ये जो इस स्मोकिंग के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो इस इंडिविजुअल को, क्लाइंट बी को क्या कर देंगे, कॉज इलनेस, कॉज इलनेस और डिजीज, वो क्या कर देंगे, उसको डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये है किस प्रकार से पैसिव स्मोकिंग है वो डेंजरियस है। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरियस देन एक्टिव स्मोकिंग। इससे अच्छा तो खुद भी पी ही लो, कम से कम सिगरेट का स्मोक ही तो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई आपके आसपास अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर कर रहा है तो उसको बोलो थोड़ा दूर जाके करो भाई, मना तो तू रुकने से, तो हमारे रोकने से तो रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर जाके करो कम से कम, या फिर आप वहां से हट जाओ, ताकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से आप तो किसी दूसरी बीमारियों के शिकार ना हो। नेक्स्ट मैंने ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट एंड केमिकल्स। अब ये है काम की बात। काम की बात ऐसे है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जो कलर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज के अंदर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। उन फैक्ट्रीज के अंदर काम करने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के थ्रू उनके अंदर क्या होता है, जो डस्ट और जो केमिकल है वो स्मोकिंग के थ्रू, जो स्मोकिंग सॉरी, जो क्या करते हैं वो इनहेलेशन के थ्रू, कंटिन्यूसली इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू वो क्या होते हैं, वो जो केमिकल्स हैं उनसे जो भी स्टीम वगैरह निकलती है वो उसके अंदर चली जाती है पेशेंट के
लंग्स के अंदर चली जाती है और वो काफी इरिटेंट होती है। वो क्या होती है, काफी इरिटेंट होती है, और उस इरिटेशन के होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर कंटिन्यूअसली, अब काम तो भाई जॉब तो रोज करनी है, ठीक है, जॉब तो रोज करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन के अंदर इजीली उस पेशेंट को भी क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। डस्ट की बात करूं तो ईंट भट्टा पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो ईंटें बनाते हैं, ठीक है, ईंट है, पत्थर है, चूना मिट्टी, इनका जो काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके आसपास बहुत ज्यादा डस्ट रहती है, कंटिन्यूअसली वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, तो वो जो डस्ट होती है वो सीधा उनके लंग्स फेफड़ों में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस इरिटेट करेगी और सीओपीडी के लिए कॉज कर देगी। अब वो सीओपीडी के लिए कैसे कॉज करेगी वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। स्टूडेंट्स, अगर एयर पोल्यूशन की हम बात करें तो एयर पोल्यूशन तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और एयर पोल्यूशन एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम सबको थोड़ा सा फोकस करके कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना आगे की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन है, आजकल सारी जगह स्मोकिंग वगैरह है, या फिर जो कल कारखाने हैं, गाड़ियां वगैरह हैं, इन सब का ज्यादा चलन होने की वजह से क्या हो चुका है, वहां पर क्या है, पोल्यूशन का जो अमाउंट है वो डे बाई डे, एयर क्वालिटी है बाहर, घर के बाहर जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट बहुत सारे आजकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है जेनेटिक अबनॉर्मलिटी। जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज का मतलब अगर कोई भी अबनॉर्मल जीन वगैरह होती हैं जो क्या करती हैं, डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, अगर उनकी जेनेटिकली उनकी डेफिशिएंसी है, जो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एज ए फेगोसाइटिक का काम करते हैं, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, ठीक है, तो अगर वो कम होंगे जेनेटिकली, अगर वो अबनॉर्मली होंगे या वो कम होंगे, उनकी डिफिशियंसी होगी, तो इंडिविजुअल को जल्दी से जल्दी और क्विकली उसको सीओपीडी का जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। तो ये हैं सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स। आई थिंक मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमएसएन की क्रेश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।